हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग देख रहे हैं राजन सीरीज। दोस्तों राजन सीरीज में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन देख लिए थे। और दोस्तों ये है आपका पार्ट नंबर 17। तो दोस्तों इसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उपाय दीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता से आशय सबसे पहले जानते हैं। राष्ट्रीय एकता एक नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। राष्ट्रीय एकता एकीकरण करने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो देश के सभी निवासियों में पारस्परिक बंधुत्व एवं राष्ट्र के प्रतिनिधियों का भाव उत्पन्न करके राष्ट्र को संगठित और सशक्त बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय एकता जो है वो हमारा एक मनोवैज्ञानिक भाव है, एक तरह से हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें देश के सभी निवासी और साथ ही उनमें आपस में परस्पर बंधुत्व की भावना होती है और वही भावना ही उन्हें आगे संगठित करती है, यानी कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा देश भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ विविधता के बीच एकता की भावना दृष्टिगोचर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुझाव क्या है। दोस्तों संविधान द्वारा एक नागरिकता तथा राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्या, एक राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे उपाय किए गए हैं, जहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे संविधान जो हमारा उसमें नागरिकता तथा राष्ट्रीय भाषा की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की भी व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 62 है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला सांप्रदायिकता, दूसरा है जातिवाद, तीसरा है भाषावाद और चौथा क्षेत्रीयता की भावना। तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता में ये सारे तत्व ही बाधक है, क्योंकि दोस्तों जहाँ सांप्रदायिकता होगी वहाँ पे लोग केवल अपने संप्रदाय के हित के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता नहीं बन पाएगी। और इसी तरह से अगर हम जातिवाद की भी बात करें तो जातिवाद में भी यही कंडीशन होगी, जहाँ पर लोग अपने ही जाति के लोगों का पक्ष लेंगे और अन्य जाति के जो लोग होंगे उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लोग निगलेक्ट किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय एकता वो खंडित होगी। और साथ ही इसी तरह से भाषावाद भी है, जहाँ पर लोग अपनी भाषा को ही अधिक वरीयता देंगे। और क्षेत्रीयता की भावना भी इसी तरह से है दोस्तों कि जहाँ पर लोग अपने क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे, साथ ही अपने ही क्षेत्र में अधिक विकास कार्य करेंगे, तो जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय एकता है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है? जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताइए। तो दोस्तों अनुसूचित जाति से आशय सबसे पहले देखते हैं, जो आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण के शिकार रहे अथवा गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनुसूचित जाति कहलाते हैं। तो दोस्तों भारत में गरीब वह है जिसकी क्रय शक्ति कम है और जिसे भोजन में न्यूनतम निर्धारित ऊर्जा यानी कि जो कैलोरी है की मात्रा नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति सामाजिक रूप से शोषण के शिकार रहे हैं, यानी कि ऐसे जातियां जो गरीबी रेखा के नीचे आ रही हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक शोषण का शिकार रही हैं सामाजिक रूप से, ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और इनका जो भोजन है वो जो निर्धारित कैलोरी मिलनी चाहिए भोजन में वो प्राप्त नहीं हो रही, तो ये अनुसूचित जाति से नीचे इनको रखा गया। तो दोस्तों अनुसूचित जाति के उत्थान की विशेष व्यवस्था है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, जहाँ पर अस्पृश्यता का अंत करके यानी कि जो छुआछूत है उसका अंत करके लोगों को समान अधिकार देने की बात कही गई। और साथ ही यहाँ पे नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और यहाँ पे देखिए तीसरा शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और चौथा निःशुल्क आवास, निःशुल्क चिकित्सा और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई। तो ये सारे अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएं। तो दोस्तों आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, रबड़ उत्पादन और तंबाकू उत्पादन के विषय में टिप्पणी लिखिए।
तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रबड़ उत्पादन। दोस्तों रबड़ उत्पादन हेतु उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 1 वर्ष के लिए 8 से 9 महीने वर्षा होने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्चतम तापमान कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए और 1 वर्ष के लिए 8 से 9 महीने वर्षा होने की ज़रूरत होती है, यानी कि कम से कम 1 वर्ष में 8 से 9 महीने की वर्षा इसमें आवश्यक है। वातावरण में पर्याप्त नमी तथा चिकनी दोमट मिट्टी भी रबड़ उत्पादन हेतु जरूरी है और भारत में मुख्य रूप से केरल के पहाड़ी तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई के पहाड़ी ढालों पर रबड़ की खेती की जाती है। आप ये यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं वो याद रखिएगा कि इसके लिए दोमट चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है और ये भारत में केरल और तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी के ढालों पर रबड़ की खेती की जाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों तंबाकू उत्पादन। दोस्तों तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरे स्थान पर है और दोस्तों भारत में तंबाकू का प्रयोग बीड़ी, सिगरेट तथा सिगार बनाने तथा विविध रूपों में खाने हेतु किया जाता है। दोस्तों तंबाकू की खेती के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान और समतल बालू भूमि एवं दोमट मिट्टी और पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होना चाहिए और समतल बालू भूमि और साथ ही दोमट मिट्टी और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक हैं, यानी कि जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, वर्षा एवं मिट्टी का उल्लेख कीजिए। दोस्तों कपास जो होता है वो रेशेदार और औद्योगिक फसल है। बोए गए क्षेत्रों के हिसाब से भारत कपास की खेती में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का 10% कपास उत्पादन होता है। तो दोस्तों भौगोलिक दशाएं देखिए, इसमें कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की जरूरत होती है और 69 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा एवं गहरी काली दोमट मिट्टी कपास हेतु उपयुक्त होती है। तो दोस्तों ये भौगोलिक दशाएं हैं जहाँ पर उसको 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होना चाहिए और 69 से लेकर के 80 सेंटीमीटर वर्षा और साथ ही गहरी काली दोमट मिट्टी होनी चाहिए कपास के लिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों कपास के विषय में, जहाँ पे उस मिट्टी, वर्षा और तापक्रम, ये सारी चीज़ें जो आवश्यक हैं इसके लिए हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है। दोस्तों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में चाय और कहवा के उत्पादन, वितरण और उपज की आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों देखिए चाय भारत की एक महत्वपूर्ण बागवानी तथा मुद्रादायनी फसल है। दोस्तों आपको पता है कि जो चाय है वो नकदी फसलों में आती है, जहाँ पर इससे देश की आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूती मिलती है। यहाँ पे देखिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों चाय एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। इसकी पैदावार के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक होता है और यहाँ पर देखिए नंबर 2 है, यहाँ पे चाय है तो 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों देखिए इसके लिए वर्षा होनी चाहिए, लेकिन ये हल्के ढाल वाली भूमि चाय के बागानों हेतु सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों इसमें वर्षा अधिक तो होनी चाहिए, जैसे 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा तो होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसकी जो खेती होती है वो ढाल नुमा खेती इसकी बनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों इसके जड़ में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसको पानी तो 150 से 200 सेंटीमीटर मिलना चाहिए वर्षा, लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो इसके जड़ में पानी इकट्ठा होगा तो इसकी जड़ से पौधों को नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र असम में देखिए तो इस राज्य में देश की लगभग 50% चाय उत्पादित होती है और पश्चिम बंगाल में देखिए तो देश का 1/4 भाग चाय का उत्पादन करता है। दार्जिलिंग की चाय अपनी उत्तम किस्म की सुगंध व स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को GI टैग का दर्जा भी मिला है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, तो यहाँ 13% चाय का उत्पादन होता है। नीलगिरी, पेरियार इत्यादि क्षेत्र चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। और दोस्तों इसके अलावा देखिए केरल, तो केरल यहाँ 8% चाय का उत्पादन होता है। मालाबार, बालनंद और चाय उत्पादक मुख्य जिले हैं। तो यहाँ पे देखिए केरल में मालाबार और बालनंद ये चाय उत्पादक मुख्य जिले हैं। कहवा और कॉफ़ी के विषय में हम जानते हैं दोस्तों,
भारत में कहवा की कृषि यानी कि कहवा की खेती प्रारंभ में 1830 से शुरू हुई और भारत विश्व में मात्र 3% कहवा का उत्पादन करता है। दोस्तों भौगोलिक दशाएं इसके लिए देखें तो कहवा के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और दोस्तों देखिए कहवा के लिए भी चाय से अधिक वर्षा होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि चाय में 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कहवा के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा सुनिश्चित रूप से होनी चाहिए और ढालू भूमि भी होनी चाहिए। कहवा हेतु लोहा, चूना, जीवांश युक्त मिट्टी व लावा मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। तो दोस्तों यहाँ के देखिए कहवा के लिए जो मिट्टी है वो जिसमें लोहा और चूना के जीवाश्म युक्त मिट्टी हो और साथ ही साथ लावा मिट्टी भी सर्वोत्तम होती है, यानी कि जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा उत्पन्न होता है वो लावा भी बाद में मिट्टी का रूप ले लेता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कहवा उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्नाटक कहवा के लगभग 4600 उद्योग हैं कर्नाटक में और 53% कहवा कर्नाटक राज्य से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों कर्नाटक कहवा इतना आप याद रखिएगा, 53% कहवा कर्नाटक राज्य से ही प्राप्त होता है। आगे चलिए देखते हैं केरल। दोस्तों यहाँ देश का 28% कहवा उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखा कर्नाटक में 53% था और केरल में 28% है और तमिलनाडु के नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर, पेरियार कहवा उत्पादक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 4 कारण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण क्या हैं, तो इसमें पहला दोस्तों कपास के रूप में उपलब्ध कच्चा माल। तो दोस्तों देखिए सूती वस्त्र के लिए जो कपास के रूप में जो कच्चा माल है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके जो भी उद्योगों का जो विकास हुआ बहुत तेज़ी से हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा सूती निर्माण के लिए उपयुक्त आर्द्र और नम जलवायु। तो जो सूती निर्माण के लिए उपयुक्त जो जलवायु होती है वो आर्द्र और नम जलवायु होती है, तो वो भी यहाँ पे उपयुक्त है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर तीसरा रासायनिक पदार्थों की सुलभता भी है और सुलभ सस्ते परिवहन के साधन भी है। तो ये दोस्तों भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थायीकरण के कारण हैं, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो भी आवश्यक दशाएं होती हैं, जो भी आवश्यक कच्चे माल या आवश्यक सामग्री है वो सब सुलभ है और इसकी वजह से ही जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी स्थानीयकरण हुआ है इसका। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन में 68 है, भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के कितने वर्गों में बांटा गया। दोस्तों भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के वर्ग भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के 3 वर्गों में बांटा गया, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग और हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ है। अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, भारत में रसायन बनाने वाले 4 कारखानों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत में रसायन बनाने वाले कारखाने यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। दोस्तों ये यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी आपने सुनी होगी, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये एक रासायनिक कारखाने हैं जहाँ पे रसायन यानी कि जो भी उर्वरक, कीटनाशक, ये सारी चीज़ें जो तैयार की जाती हैं। और यहाँ पर देखिए नेशनल का ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड और हरडीलिया कंपनी और साथ ही पोलियोलेफिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भारत में रसायन बनाने वाले कारखाने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, भारत में किन्हीं 3 राज्यों के सूती वस्त्र का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 राज्य जहाँ पे सूती वस्त्रों का उद्योग विकसित है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में सूती वस्त्र के सबसे अधिक मिलें हैं। यहाँ की 215 मिलों में लगभग 42.2% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है और कोयम्बटूर यहाँ का मुख्य केंद्र है। तमिलनाडु के सलेम, चेन्नई, रामनाथपुरम और तंजापुर यहाँ पे काकीनाडा और तंजौर, मदुरई आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ सूती वस्त्रों का काम किया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखें तो यह उत्तरी भाग का सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ सूती वस्त्र की 41 से मिले हैं। दोस्तों इसीलिए कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसीलिए कानपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग धंधे विकसित हुए हैं वो काफ़ी
बड़ी मात्रा में है दोस्तों, और सबसे बड़ा ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है यूपी में, जहाँ सूती वस्त्र की 41 मिलें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ पर 45 मिलें हैं। कोलकाता, परगना, हावड़ा तथा हुगली क्षेत्रों में कई मिलें हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71, भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र पर प्रकाश डालिए। दोस्तों भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। पहला इसमें देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दोस्तों इस कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष 25 लाख टन स्टील इस्पात तैयार किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन इस्पात उत्पादन है। दोस्तों जमशेदपुर के इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है ये जमशेदपुर में, और दोस्तों जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी और इसकी उत्पादन क्षमता 13 लाख टन कच्चा लोहा तथा 10 लाख टन इस्पात उत्पादन की है। तो ये भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे नंबर तीसरा है, 1923 ईस्वी में इन कारखानों की स्थापना अमेरिकी सहयोग से कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। तो दोस्तों देखिए विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1923 में, ये अमेरिका के सहयोग से कर्नाटक के भद्रावती नदी के नामक स्थान पर हुआ था। जो भद्रावती नदी, चूँकि दोस्तों जो भी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वो बड़ी बड़ी नदियों के बगल में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि जब जो भी उद्योग धंधे विकसित करने तो उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी जो है नदी से आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों उत्पादन क्षमता इसमें 1 लाख टन तथा कच्चा माल है। कच्चा लोहा जो है वो 2 लाख टन इस इस्पात की है। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसके विषय में उत्पादन क्षमता के विषय में बताया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार बताइए। दोस्तों वातावरण का प्रदूषित या गंदा होना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं वायुमंडलीय प्रदूषण। दोस्तों वातावरण के समस्त घटक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है या कुछ हानिकारक घटक प्रवेश कर जाते हैं तो वातावरणीय प्रदूषण हो जाता है और वातावरण के जीवों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। दोस्तों यही प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा वातावरण है उसमें जो जीव जंतु हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जहाँ पे कहीं ना कहीं हानिकारक घटक जो वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं उनकी वजह से, तो दोस्तों इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। और दोस्तों प्रदूषण को हम यहाँ पे देखिए किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वायु, जल, स्थल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अवांछनीय परिवर्तन जो कि जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है प्रदूषण कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों का ही एक ही साथ परिभाषा दिया है। वायु, जल, स्थल, भौतिक में वायु, जल, स्थल, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में जो होने वाला अवांछनीय, दोस्तों यहाँ पर देखिए वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी जीवों पर उसका बुरा असर पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए प्रदूषण में देखिए वायु प्रदूषण जिसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं, जल प्रदूषण जिसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, भू प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्न पर क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न पर टिप्पणी लिखें। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है 2019 सामाजिक अध्ययन हल प्रश्न पत्र में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन सेम इसमें दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, हमने इसके पहले तो हम लोग देख ही चुके हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण। दोस्तों एयर पॉल्यूशन,
वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसमें समस्त गैसों का निश्चित अनुपात होता है। दोस्तों इन गैसों में विभिन्न कारणों से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी जो वायु है उसमें अलग अलग गैसों का संतुलन मिश्रित है, लेकिन जब वो गैसों में संतुलन का जो अनुपात है वो असंतुलित हो जाता है तो वो वायु प्रदूषण को जन्म देता है। दोस्तों सरल शब्दों में ये कहा जाता है कि वायु का प्रदूषित होना वायु प्रदूषण है। दोस्तों वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसमें देखिए पहला है जीवाश्म ईंधनों, खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण को उत्पन्न करता है। यानी कि जो भी जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जैसे कि कोयला वगैरह, ये जो जीवाश्म ईंधन है इनको जलाने से या फिर लकड़ियों को जलाने से भी धुआं और वायु प्रदूषण होता है। स्वचालित वाहनों तथा मोटर स्कूटर आदि के प्रयोग से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड, हाइड्रोकार्बन आदि पाए जाते हैं जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिए चिमनियों, शुगर मिलों आदि से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। दोस्तों और इसके अलावा देखिए घरेलू कूड़ा करकट, तो घरेलू कूड़ा करकट भी वायु प्रदूषण को जन्म देता है, ये भी आपको पता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे एसी, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है दोस्तों। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस का कारण भी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 6 है कल कारखानों, घरों, खेतों, कार्बन आदि अन्य पदार्थों के ठोस कण वायु में मिल जाते हैं जो धूल बनती है, ये धूल कण वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है। दोस्तों वायु प्रदूषण का प्रमुख यहाँ पे दुष्प्रभाव नीचे दिया गया। देखिए पहला क्या दुष्प्रभाव है कि जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है। दोस्तों इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर कोयले के दहन से उत्पन्न होती है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बंद रूम में अंगीठी को रख दिया जाए जला के, तो अगर किसी भी तरह से वहाँ पे हवा क्रॉस करने की जगह नहीं है तो उसमें दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे निकलती है और उससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ग्लोबल वार्मिंग ही होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये गैसें निम्न है दोस्तों। इसमें देखिए पहला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में इन गैसों की एक परत है जो पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है तथा पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। दोस्तों इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो गैसें हैं ना, ये पृथ्वी पर जो ऊष्मा उसको बाहर जाने से रोकती हैं और पुनः पृथ्वी पर ही भेज देती हैं, जिससे क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हैं। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में वैश्विक तापमान से अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल की कमी तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी जिससे कई शहर डूब सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, जब ग्रीन हाउस प्रभाव से जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं अधिक तापमान बढ़ने से जो बड़े बड़े हिमखंड है, जो बड़े बड़े बर्फ हैं वो पिघलेंगे और उसकी वजह से दोस्तों दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ है वो पिघलेगी और उसकी वजह से क्या होगा, जिससे कि कई शहर जो हैं वो डूब जाएंगे। यानी कि जो शहर समुद्र के किनारे हैं वो उन्हें डूबने का खतरा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 2 है धूल कणों के कारण स्वास्थ्य पर विशेषकर फेफड़ों पर ग्रीन हाउस का दुष्प्रभाव
पड़ता है। तो दोस्तों जो धूल कण है उससे जो हमारा स्वास्थ्य है वो बिगड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारा फेफड़ा है वो ग्रीन हाउस का दुष्प्रभाव पड़ने से भी खराब होगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर तीसरा, स्वचालित वाहनों के प्रयोग से निकलने वाली सीसा यानी कि जो लेड है वो तंत्रिका तंत्र के लिए कई प्रकार से रोग उत्पन्न करती है। तो दोस्तों जो स्वचालित वाहन है उनसे जो धुआं निकलता है उसमें लेड भी मिला होता है, जिसकी वजह से जो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 है, वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़ों में सूजन भी उत्पन्न होती है, और जिस समय फेफड़ों को उत्सर्जित करने वाला कोई पदार्थ प्रदूषक के रूप में फेफड़ों तक पहुँचता है वहाँ श्लेष्मा का स्रावण अधिक होने लगता है, जिसके कारण श्वास नलियाँ बंद हो जाती हैं और मनुष्य निरंतर खांसता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण की वजह से ये सारे कारण होते हैं, जहाँ पर जब ये प्रदूषक जो होते हैं फेफड़ों तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो श्लेष्मा है उसका श्रवण अधिक होने लगता है, यानी कि जो बलगम है ये सारी चीज़ें अधिक बनने लगती हैं, जिसके कारण श्वास नलियाँ जो हैं वो बंद हो जाती हैं और मनुष्य निरंतर खांसता रहता है, और उसको एक तरह से यहाँ पे उसको सांस लेने पर प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, औद्योगिक संस्थाओं की चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रदूषकों में प्रमुख स्थान रखती है। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो कि चिमनियों से निष्कासित होती है, ये रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश कर तत्काल जल में घुलकर मुख्यतः सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयनों में बदल जाती है। दोस्तों सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयन पत्ती के कोशिकाओं हेतु विष का कार्य करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो चिमनियों से निष्कासित जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये कितना हानिकारक है हमारे पेड़ पौधों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ओजोन तथा पैन पर एसिटिलीन नाइट्रेट दोनों ही पौधों हेतु अत्यंत हानिकारक है। दोस्तों पैन में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश कर्म के चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि बाधा पहुँचाते हैं जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ओजोन प्राणियों में श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। दोस्तों इसके प्रभाव से श्वास रोध तथा सिर दर्द एवं आंखों में जलन होने लगती है, और विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं की चिमनियों स्वचालित वाहनों में ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। दोस्तों जल के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे लिखा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो दोस्तों देखिए ये जो है वर्षा, जब दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्षा के जल से ये मिलकर अम्ल के रूप में वर्षा करती हैं दोस्तों पृथ्वी पर। और दोस्तों ताजमहल की चमक दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है, और अम्ल वर्षा का ही इस पर एक प्रभाव है। दोस्तों अम्ल वर्षा फसलों, जलीय जंतुओं, पौधों व भवनों के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों देखिए क्या होता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हैं और साथ ही जो अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये गैसें जब यहाँ पे हम कह सकते हैं जल के साथ क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जब ये वर्षा करती हैं तो क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद जब ये वर्षा करती हैं तो ये जल के रूप में पृथ्वी पर तो गिरती हैं दोस्तों, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं, और इसे दोस्तों क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। दोस्तों जो हमारे ताजमहल की जो चमक है, ताजमहल की चमक दिन प्रतिदिन धूमिल हो रही है, इसका एक कारण यही है। और दोस्तों अम्ल वर्षा फसलों, जलीय जीव जंतुओं और पौधों और भवनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे वायु प्रदूषण का नियंत्रण किस तरह से किया जाए। दोस्तों वायु प्रदूषण को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। दोस्तों पहला इसमें क्या, वृक्षारोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो वायु को शुद्ध करती है। तो दोस्तों ये आपका हो गया पहला उपाय। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा उपाय क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा, स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जाए, और स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक के प्रयोग द्वारा भी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। दोस्तों इस विधि में स्वचालित वाहनों के इंजन से निकलने वाली गैस को उत्प्रेरक परिवर्तन में रखे विषमांगी
उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जिससे अति हानिकारक गैस एवं पदार्थ वातावरण में नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हैं जिससे कि जो स्वचालित वाहन है उन पे यूज करके हम जो उनसे निकलने वाली जो गैसें हैं उसको हम जो हमारे प्रदूषण का कारण बन रही हैं उसको प्रदूषण का कारण बनने से रोक सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 3 है, घरेलू कूड़े करकट को उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। यहाँ पे तीसरा है। और चौथा क्या, औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों को सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाए एवं कम से कम प्रयोग में लाया जाए। तो दोस्तों देखिए जो भी औद्योगिक संस्थान है वहाँ पे जो भी चिमनियाँ लगाई जा रही हैं, यानी कि जो भी औद्योगिक संस्थान बनाए जा रहे हैं वो जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर रखे जाएं, यानी कि जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ पे ऐसे जो भी औद्योगिक संस्थाएं हैं इनका निर्माण ना किया जाए, चिमनियों का प्रयोग ना किया जाए, और यानी कि दूर भी रखा जाए और कम से कम प्रयोग में लाया जाए। तो दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 5 है, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों देखिए जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला और लकड़ी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग किया जाए इन जीवाश्म ईंधन के स्थान पर, जिससे क्या होगा, जो वायु प्रदूषण है वो कम होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे जल प्रदूषण। दोस्तों जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन। जल सभी जीवों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। दोस्तों जो जल पीने योग्य नहीं है वह प्रदूषित जल है, यानी कि जो जल हम पी नहीं सकते हैं वो क्या है, वो प्रदूषित है। जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता उसे क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या हैं। दोस्तों जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए पहला, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में डालने से जल प्रदूषण होता है। और दूसरा है दोस्तों विभिन्न, यहाँ पे देखिए तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट, धूल आदि को जलाशय में डाल देते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। और तीसरा क्या, औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। दोस्तों मैंने आपसे जब जल प्रदूषण में पढ़ा रही थी आपकी क्लास में, तो मैंने आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि जो हमारे यहाँ जब हम गाँव में रहते थे तो वहाँ पे जो गाँव के आसपास जो चीनी मिल थी, चीनी मिल से निकलने वाला जो गंदा पानी रहता था वो नदी में डाल दिया जाता था और नदी उस टाइम पे बिल्कुल काली हो जाती थी और वो दूर से ही बदबू करता था। तो दोस्तों सोचिए कि जब हम उस नदी के पानी को दूर से नहीं सहन कर पा रहे हैं तो क्या उसमें जो जलीय जीव जंतु होंगे वो जीवित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो भी औद्योगिक संस्थान है या कल कारखाने उनसे जो गंदा कचरा निकलता है वो नदियों में डाल दिया जाता है जिससे कि नदियों का जल जो है वो दूषित हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 4 पर, शवों का विसर्जन नदियों में करने से भी जल प्रदूषित होता है। दोस्तों नंबर 5 पर है, पशुओं को तालाबों, पोखरों आदि में नहलाने से भी जल प्रदूषित होता है। नंबर 6 है, नगर पालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों में जो भी मल मूत्र निकाला जाता है और नदी, बड़े तालाबों तथा झीलों में डाल दिया जाता है, इससे वाहित मल कहा जाता है। दोस्तों इससे भी जल प्रदूषित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस किस तरह से जल प्रदूषित हो रहा है। और यहाँ पर देखिए नंबर 7 है, प्रायः किसान अपनी फसलों को कीड़ों मकोड़ों और जीवाणुओं, कवकों आदि से बचाने हेतु कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग करते हैं और जिससे जल प्रदूषण होता है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो खरपतवार नाशी पदार्थ यानी कि 2,4-D आदि का जो प्रयोग करते हैं, इससे भी जल प्रदूषण होता है। दोस्तों देखिए किसान अपनी फसल को बचाने के लिए भी कीट मकोड़ों से जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उससे भी जब बारिश होती है तो दोस्तों वो बारिश के साथ बह करके नदियों में पहुंच जाता है जिससे जल को दूषित कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 7 है, समुद्र में तेल द्वारा प्रदूषण होता है। दोस्तों जो इनके अनेक कारण, जैसे जहाज़ों से तेल रिसाव, जनरेटर से निकला तेल, तो जिसकी वजह से दोस्तों समुद्र में तेल की मात्रा हो जाती है और ये कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित कर देता है। दोस्तों जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है? दोस्तों यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण के निम्नलिखित दुष्प्रभाव। दोस्तों जल प्रदूषण से मनुष्य में पीलिया, टाइफाइड, पेचिस आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। दोस्तों
जापान में मिनीमाटा की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे पारे की अधिकता से जल में रहने वाली मछलियों को खाने से मर गए और इसे मिनीमाटा रोग कहा जाता है। दोस्तों पारे की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। जापान में मिनीमाटा एक खाड़ी है जहाँ पे पारे को डाल दिया गया था और उसमें जो मछलियाँ थी उन्होंने पारे की अधिकता की वजह से वो जो मछलियों को जिन लोगों ने भी खाया उन मछलियों को, तो वो मछलियों को खाने की वजह से उनको मिनीमाटा रोग हो गया। और दोस्तों यहाँ पे देखिए पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि पानी की वजह से पीलिया, टाइफाइड और पेचिस भी होता है। और पानी में जो पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है, मिनीमाटा रोग हो रहा है। और पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होगा। और दोस्तों समुद्र में यहाँ पे हम देखें समुद्र में जो तेल है जनरेटरों का, जो जहाज़ों का जनरेटर है, जल प्रदूषण का कारण। दोस्तों तेल में उपस्थित नेफ्थलीन व मिथाइल नेफ्थलीन के कारण कांड तथा पोलक मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों तेल से प्लवकों व जलीय पौधों की वृद्धि व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होती है वो मंद हो जाती है। दोस्तों क्या होता है कि जो तेल होता है वो ऊपरी भाग में, पानी के ऊपरी भाग में होता है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश है वो पानी के अंदर नहीं जा पाता, जिससे जो जलीय प्लवक हैं, जो जलीय पौधे हैं, यानी कि जो समुद्र में या जल में जो पौधे पनपते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो उनका जो एक तरह से हम कह सकते हैं उनका जो बढ़ना है वो बिल्कुल रुक जाता है, यानी कि उनकी जो गति है वो थम जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों फसलों को बचाने तथा अधिक पैदावार हेतु किसी कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी तथा क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। दोस्तों ये खाद्य श्रृंखला के जीवों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जल प्रदूषण का नियंत्रण किस तरह से किया जाए। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला वाहित मल यानी कि मल मूत्र, गंदा पानी आदि को तालाबों में नहीं डालना चाहिए। और दूसरा कूड़े करकट को जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। और तीसरा घरेलू अपमार्जक को जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। और चौथा कीटाणुनाशक, खरपतवारनाशी यानी कि जो भी खरपतवारनाशी जो दवाइयाँ उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए, किसानों के द्वारा किया जाना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा देखिए यहाँ पे शवों का विसर्जन नदियों में नहीं करना चाहिए और इससे जो है जल प्रदूषण होता है। और यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण में पशुओं को तालाब तथा पोखरों में नहीं नहलाना चाहिए, इससे भी जो पशु हैं उसमें मल मूत्र त्याग देते हैं, उससे भी जल प्रदूषण होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 7 है मृदा प्रदूषण। दोस्तों यानी कि सॉइल पॉल्यूशन, भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, जो पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करती है। दोस्तों मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। और दोस्तों लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से खाद्य पदार्थों की जरूरत भी बढ़ रही है। दोस्तों किसान भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक एवं खरपतवारनाशी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी हो जाती है, परंतु जो मृदा है, जो लाभप्रद जीवाणु हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि मृदा में जो जीवाणु हैं जो हमारे कृषि के लिए, हमारे लिए लाभदायक है, वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी उनके ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो निरंतर रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से एक समय ऐसा भी आ सकता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाए। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे मृदा को बचाने तथा उपजाऊ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें और साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें। दोस्तों कम से कम करें, जिससे कि किसानों को चाहिए कि वर्मी फास्ट कंपोस्ट का अधिकाधिक प्रयोग करें, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट है जो केंचुओं से तैयार की जाती है, वर्मी फार्म कंपोस्ट यानी कि जो केंचुओं से तैयार की गई खाद होती है उसका अधिक प्रयोग करें, ना कि यहाँ पे रासायनिक खादों का प्रयोग करें। इससे दोस्तों क्या होगा कि जो ये रासायनिक खादें हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं, इस नुकसान से बचा जा सकेगा। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के विषय में देखा और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एमडीएम यानी कि मिड डे मील के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ, इस समय 12:30 1 बजने वाला है। तो दोस्तों मुझे अब आ रही है नींद। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियो के जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उससे अपनी स्टडी करिए, मेहनत करिए दोस्तों। अब आपके पास बहुत समय नहीं है, तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।